अब ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे बनती है। देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज, उसका सिंबल है P, ओके। और P मतलब P represents the energy which is required for the electron pairing in a single orbital। एक ही ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स पैड होते थे, याद आया रीअरेंजमेंट जब होती थी, उसकी बात हो रही है। तो डेल्टा O अगर P से कम है तो फिर क्या होगा, मतलब डेल्टा O कम है, गैप कम है इनके बीच में, ये जो 3 ऑर्बिटल्स थी और ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स थी, 3 कौन सी, dxy, dyz एंड dzx। 2 कौन सी, dx² -y² एंड dz²। अगर इनका गैप कम है, कौन सा गैप, डेल्टा O, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, P, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे सेट होगा, अगर डेल्टा O ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सेट होगा 1 2 3 और पेयरिंग नहीं होगा। मतलब अगर ये डेल्टा O किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना गैप ज्यादा होगा, किनके बीच में, ये डेल्टा O का गैप। तो अगर डेल्टा O कम है, देखो यहाँ पे डेल्टा O इज लेस देन 5 लिखा है ना, डेल्टा O इज लेस देन 5, डेल्टा O कम है, मतलब यहाँ पे लिगेंड कैसा है, वीक है, जिससे रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो 1 2 3 और 4th ऐसे ही सेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो उसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दैट मींस इनका होगा वीक फील्ड लिगेंड। सिमिलरली अगर डेल्टा O ज्यादा है, गैप ज्यादा है दोनों के बीच में, ओके, गैप ज्यादा है, 2 यहाँ पे है और बाकी के 3 यहाँ पे है, तो ये गैप ज्यादा है, तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो एट दैट टाइम क्या होगा, 3 तो सेट हो जाएंगे 1 2 3, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन वो सेट होगा यहाँ पे, ओके। और फिर क्या होगा, आपको लो स्पिन मिलेगा और ऐसे लिगेंड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर कोई नॉर्मल कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें हमने अगर डिफरेंट और एक लिगेंड ऐड कर दिया, जिससे उसका कलर चेंज हो गया था। क्यों कलर चेंज हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, वो रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो गई। याद करो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई भी लाइन कब मिलती थी, कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो एनर्जी लेवल्स थे वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता था। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है उसको हम डी, इसको बोलेंगे हम डी ट्रांजिशन, फ्रॉम डी टू डी, वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, तो उसको हम बोलेंगे डी ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन किसके ऊपर निर्भर है, कि वो गैप कितना है, वो गैप का नाम क्या है, डेल्टा O। यस, अब किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, चलो कोई भी डाउट हो तो बोलो। तो फिर से डेल्टा O क्या है, इट्स अ गैप बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल वाली और प्लेनर वाली, ओके। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सेट होंगे नॉर्मली, जैसे सेट होते हैं वैसे ही, ओके। और अगर गैप ज्यादा है तो फिर वो चारों नीचे ही सेट हो जाएंगे, ईजी में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन शो दैट D4 टू D7, तो उसमें जनरली वीक फील्ड केस में और स्ट्रॉन्ग फील्ड उसमें वो ज्यादा स्टेबल है। चलो अब बारी आती है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की। सो नाउ वी आर टेकिंग ऑक्टाहेड्रल। कंटिन्यू। अब अगर हमने ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट किया, अब टेट्राहेड्रल अगर हम लेते हैं,
तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि वो टेट्राहेड्रॉन शेप में लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, किसके ऊपर, मेटल आयन के ऊपर लोन पेयर डोनेट करने के लिए, सॉरी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, तो उनका अप्रोच रहेगा कहां से, टेट्राहेड्रल में से। तो टेट्राहेड्रल में अब क्या होगा, चलो ये देखो। तो ये एक्सिस एज इट इज है, कौन सी, जेड, दिख रही है ना, दिस वन इज अवर जेड, दिस वन इज अवर एक्स, और यहां पे ये वाली है वाई। ओके, तो एक्स वाई जेड, तो एक्सियल प्रॉपर्टीज को वो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अटैक कहां से हो रहा है, प्लेन के साइड से हो रहा है, देख लो। ओके, तो ये जो एक्स वाई जेड ऑर्बिटल्स है वो टेट्राहेड्रन शेप में आयोनिक बॉन्ड से अटैच होंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि कौन सी ऑर्बिटल का रिपल्शन ज्यादा होगा, कौन सी ऑर्बिटल्स का रिपल्शन कम होगा, वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान से देखो, चलो फर्स्ट इज अवर डी जेड स्क्वायर। तो देखो डी जेड स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सियल प्रॉपर्टी। तो एक्सियल प्रॉपर्टी, और वो अटैक कहां से कर रहे हैं, प्लेन के साइड से कर रहे हैं, देख लो, तो उनका रिपल्शन कम होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम लेते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो वो भी देख लो, वो भी एक्सियल प्रॉपर्टी वाली है। तो अगर वो अटैक करेगा आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस टाइम पे भी उसका प्रोपोर्शन कम होगा। ओके, तो ये डी जेड स्क्वायर थी, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर था, देन आफ्टर डी एक्स वाई। तो देखो, तो यहां से जब अटैक करेंगे तो ये प्लेनर प्रॉपर्टी है इसकी, कर्सर दिख रहा है ना आपको। ओके, तो उस साइड से जब अटैक करेंगे तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा। वैसे तो ये डी एक्स वाई है, वैसे ही एक्स जेड और वाई जेड, मतलब ये जितनी भी प्लेनर प्रॉपर्टी वाली है ना, तो इन सबका क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, और एज कंपेयर टू द एक्सियल प्रॉपर्टी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स। तो जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा कि उसमें 2 ऊपर जाएगी और 3 नीचे रहेगी, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्ट होगा। देखते हैं चलो आगे कैसे इन्वर्ट होगा। ओके, तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो उस साइड से अटैक करेंगे तो कम, उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। अगेन 5 टाइप्स की डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो 5 टाइप्स की डी ऑर्बिटल्स थी, तो 2 नीचे जाएगी और 3 ऊपर रहेगी। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है क्या, डायरेक्टली हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल्स है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पे 3 है, तो 2/5 डेल्टा, एंड टी टेंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है ना, टी मींस टेट्राहेड्रल, और 3 ऑर्बिटल्स है तो फिर हम क्या लेंगे, T2G, देख लो, और नीचे EG है तो वो 2 होंगी, और वो 3/5 डेल्टा टी। एक्चुअली यहाँ पे कितना है पता है, 4/9 डेल्टा टी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यही कंसिडर करते हैं, और वो भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पे भी एक्टिविटी, तो नीचे आएगी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और ऊपर होगी डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो फाइनली हमने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाली थियरी कंप्लीट की। उसका फिगर भी देख लो यहाँ पे दिया है, देखो 4/9 डेल्टा O। ओके, चलो अब कलर।
कलर इन कोऑर्डिनेशन सब्सटेंसेस। चलो इतना तो आपको पता चल गया कि जो भी लिगेंड होगा उनका हर एक लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से डी ऑर्बिटल्स के दो पार्ट मिलेंगे, कुछ में गैप कम होगा, कुछ में गैप ज्यादा होगा। आपको दिख रहा है जहां पे गैप कम होगा, गैप कब होता है, जब वीक लिगेंड होगा तब। तो वीक लिगेंड के लिए क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होती, वो डायरेक्टली सेट हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से उसमें से जो एनर्जी निकलती है उनका कलर भी डिफरेंट होता है। कि नॉर्मली जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे व्हाइट लाइट इरेडिएट होती है तो उसमें से वहां पे भी एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा और उस हिसाब से हर एक का आपको कलर मिलेगा। चलो, the color in the coordination compounds can be readily explained in terms of the crystal field theory. Consider the example यहाँ पे दिया है TiH2O6 3+, which is violet in color due to presence of H2O ligand. This is an octahedral complex where the single electron, तो वो सेट होगा ऐसे, देख लो कैसे, Ti3+ is a 3D1 system. So in the metal ion D1 है तो फिर T2G में और EG में दो साइड से सेट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, T2G E1 EG0 से T2G0 EG1। मतलब जो T2G जो डाउन था उसमें से अप में जाएगा और फिर अप से जब डाउन आएगा तो वो वायोलेट कलर का रे उसमें से निकलता है। That's why we are getting violet color substance. तो इसको हम बोलेंगे DD ट्रांजिशन, फ्रॉम 1d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया ना ये। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, ये जो ग्राउंड स्टेट से अप जाएगा फिर अप से जब डाउन आएगा, तो ये लास्ट ईयर वाला प्रैक्टिकल याद करो, प्रैक्टिकल डन बाय त्यानेश, CuSO4.5H2O। तो CuSO4.5H2O अगर इसको हम हीट करेंगे, copper sulfate.5H2O, so these 5H2O are ligand। तो अगर इसको हीट करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से रिमूव हो जाएगा और जो फाइनली हमें सब्सटेंस मिलेगा दैट इज अ कॉपर सल्फेट, और वो कैसा है, व्हाइट इन कलर। क्यों, क्योंकि लिगेंड्स रिमूव हो गए, DT ट्रांजिशन होगा ही नहीं उसके बाद। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस। मतलब ये जो CuSO4 है ना, अगर उसको हम हीट करेंगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा, बट इन एक्चुअलिटी इज अ ब्लू। ओके, चलो अब देखो और एक एग्जांपल, NiH2O6। भाई याद करो, अब बताओ मुझे H2O कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक। एंड En स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो जब भी En अंदर अंदर जाएगा तो क्या होगा, पहले ये था ये ग्रीन, अब En अंदर ऐड हो गया जिससे ये पूरा जो अपना कॉम्प्लेक्स मिला, तो इसका नाम, इसका कलर है पेल ब्लू, कलर चेंज हो गया। और आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी तो ग्रीन से ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा, मतलब ग्रीन में कम गैप था, इसमें ज्यादा होगा। और एक En अगर एंटर होगा तो और गैप बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, कलर हुआ ब्लू या पर्पल। और एक En ऐड करो तो देखो, पहले 6H2O थे, पहले 2H2O निकले और एक En एंटर हुआ, फिर और एक En एंटर हुआ तो और 2H2O निकले, और फिर बाकी के 2H2 भी निकल गए और तीसरा En भी एक आ गया, इससे कलर क्या हो गया, वायोलेट। तो देखो यहाँ पे कलर्स दिए हैं, पहले ग्रीन, उसके बाद एक En आया तो पेल ब्लू, उसके बाद ब्लू पर्पल एंड लास्ट में वायोलेट कलर। तो चलो ये भी आपको पता चल गया होगा कि पर्टिकुलर कलर हमें कैसे मिलता है कॉम्प्लेक्स का। तो ये थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी, और ये पूरा टेबल वैसे ओल्ड सिलेबस में तो ऐसा था, लेकिन इसके बेस पे जनरली वैल्यूज वाले नहीं पूछते, लेकिन फाइनल आपको कलर वो लर्न करना पड़ेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा है, कौन से लाइट की कलर वो एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा कलर वो दिखेगा। मतलब ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्ड कलर है लास्ट में जो दिया है ना ये, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, और स्पेशली ये थ्योरी पूरी, कलर इन द कोऑर्डिनेशन सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट पैरा, एक दो जो भी आपको याद है वो लिख दो, इसके बाद ये वाला पैरा, इसके बाद ये फिगर, ये तो इजी है, ये पूरा पैरा यहां तक, फिर ये ड्रॉ नहीं करना है। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये आपको
ड्रॉ नहीं करना है, तो ये ध्यान रखो। थस हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। जस्ट अ मिनट, और एक एनिमेशन हम ये समझेंगे। ओके चलो, तो फिर अब ये एनिमेशन देख लो। तो चलो, आपको इतना तो पता है इसमें कि जो डी ऑर्बिटल्स है उसका स्प्लिटिंग होता है। टेट्राहेड्रल में जो गैप होता है उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। लिगेंड का कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ओके, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा और कौन सा वाला हो पाएगा इसमें। तो देखो, ऑर्बिटल्स के दो पार्ट हो गए यहाँ पे, और जितना जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना वो गैप ज्यादा होगा। ओके, तो अगर डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो रीअरेंजमेंट होगी, और डेल्टा ओ कम है तो उसी हिसाब से ये जो गैप मिला ना उसके हिसाब से वो आपको कलर मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो वर्नर्स थियरी अब जाके प्रूव हुई। याद है ना, वर्नर्स थियरी में डायरेक्ट बोलते थे कि चलो भाई पर्टिकुलर कलर कैसे मिलता है वो तो पता ही नहीं है, कि अगर हमने अमोनिया साइज थोड़ा बढ़ा दिया कि 1 अमोनिया या तो फिर 2 अमोनिया कर दिया या 3 अमोनिया या 4 अमोनिया, तो इससे वो गैप बढ़ता रहेगा, और गैप बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम में चेंज होता रहेगा। इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो देखो, ऐसे तो एनिमेशंस तो बहुत सारे हैं लेकिन सब में फंडामेंटल। ओके, तो फिर दो टोटल हमने आज 3 थ्योरीज कंप्लीट की। पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ये 4 मार्कर अपनी थ्योरी है। तो थ्योरी यहां से स्टार्ट होगी, ओके, और वो कंप्लीट होगी देखो यहाँ पे। यहाँ पे वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट 2 मार्कर थ्योरी है ये, explain the crystal field splitting in the tetrahedral coordination entities। तो ये थ्योरी है 2 मार्कर, यहां से लेके यहां तक ओवर। ओके, तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हर एक कॉम्प्लेक्स का पर्टिकुलर कलर क्यों होता है, तो ये थ्योरी भी 4 मार्कर है। ओके, और आपको लिखना है कहां तक, टिल हियर, थ्योरी ओवर। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दो थियोरीज बाकी बचती है। एक है बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स, साथ में बैक बॉन्डिंग आएगा उसमें, एंड सेकंड इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये वाली थ्योरी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे। अभी एक सिर्फ एक लास्ट एक पैरा दिया है, और वो पैरा है लिमिटेशंस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। The crystal field model is successful in explaining the formation, structures, color, and the magnetic properties. All the things are explained by this theory. However, from the assumptions that ligands are the point charges, it follows the anionic ligands and should exert the greatest splitting effect. The anionic ligands actually are found at low end of the spectrochemical series. Further, it doesn't take into account of the covalent character of the bonding between the ligand and central atom। मतलब मैंने बताया ना अभी, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है ऐसा assumption किया गया है, but it is wrong। okay, चलो आगे। These are some of the weaknesses of CFT which are explained by the ligand field theory LFT, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, and molecular orbital theory which are the beyond the scope of the
प्रेजेंट स्टडी। इंडेक्स क्वेश्चन एक बार लिख देना, बहुत इजी है। चलो और नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी की 2 थियोरीज हम कंप्लीट करेंगे और कुछ यहाँ पे जो लिखा है ना वो समझाना एक्चुअली बाकी है, क्वेश्चंस के टाइप समझाना बाकी है, तो वो एक बार हम समझा देंगे। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं।